नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम लोग को अगर देखा जाए तो पूरे मगध साम्राज्य में टोटल 7 राजवंश हुए। वो 7 राजवंशों का जो क्रम क्या है, तो पहला आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया था आपका शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आपका 3 वंश हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। तो इस तरह से टोटल 7 राजवंश थे जो कि जिनका संबंध आपका मगध से है। लेकिन वही अगर बात किया जाए मगध के पूरे सत्ता और पूरे प्रशासन के बारे में, तो ये केवल मगध से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा, जो कि एमसीक्यू के रूप में है, पीवाईक्यू एमसीक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में क्या करूंगा, अलग अलग मगध वंश से संबंधित जो 7 राजवंश है उससे संबंधित मैं अलग अलग उसका टॉपिक बना दूंगा, जिसको आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और फिलहाल आज जानते हैं हम लोग मगध वंश के बारे में और इससे संबंधित एमसीक्यू के बारे में, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक ही है मगध वंश, जिसमें हम लोग पहले ये समझेंगे कि टोटल 7 राजवंश थे जो इससे पूरी तरह से जुड़े हुए थे। 7 राजवंशों में अगर हम बात करें, ये जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं, यही जो हिस्सा है ये क्या है, मगध का हिस्सा है। ये पूरा पहले मगध था, जो कि आज के बिहार में है। बिहार में टोटल 3 महाजनपद, उस समय महाजनपदों की जो संख्या थी टोटल 16 महाजनपद थे, और वह 16 महाजनपद में जो 3 महाजनपद था वो बिहार में था। यानी कि बिहार जो वो कहाँ पे था, वो मगध का जो हिस्सा पूरा था। उस समय बिहार भी था, आज का बिहार भी था, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, ये सभी जो था उस मगध का क्या होता था, उस समय हिस्सा हुआ करता था। तो मगध का संबंध 3 महाजनपद से, अगर 3 महाजनपद के बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन सा बिहार में वो कौन से 3 महाजनपद हैं जिनका संबंध बिहार से, तो एक तो आपका मगध हो गया, दूसरा आपका अंग हो गया और एक आपका हो गया वज्जी। तो ये 3 महाजनपद का जो संबंध है वो किससे है, बिहार से है। क्लियर है। मगध का राजधानी क्या था, तो मगध का राजधानी था आपका राजगृह। ऑप्शन में अगर गिरिब्रज दिया रहे या फिर राजगीर दिया रहे तो भी सही है। अंग का कैपिटल क्या था, तो अंग का कैपिटल था आपका चंपा। अगला है आपका वज्जी, तो वज्जी का कैपिटल था आपका, यानी कि उसकी राजधानी थी वैशाली। क्लियर है। चंपा जो है उस समय कहा था, आज के वो कौन सा जो जिला है बिहार का जो संबंधित है आपका अंग प्रदेश से, तो वो है आपका भागलपुर और मुंगेर। ये 2 जिला जो है ये संबंधित था उस समय के आपका मगध साम्राज्य से। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वह टोटल क्या प्रश्न है। तो पहला जैसा कि प्रश्न है, पहला प्रश्न के बारे में जो चर्चा किया गया वो क्या है कि मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। जैसा कि मैंने बताया कि मगध सत्ता को पढ़ने के लिए हम इसके इतिहास को जानने से पहले हम इसके क्या करेंगे, पूरे राजवंश को समझने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित जो पहला प्रश्न जो क्या दिया गया है कि मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शासक था। बिंबिसार के बाद ही कौन आया सत्ता में, तो सत्ता में आया आपका अजातशत्रु। और अजातशत्रु के ही पुत्र का क्या नाम था, उदयन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है पितृहंता वंश, क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी, और उदयन ने क्या किया, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। यही वजह है जिसकी वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था और बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और उदयन जो था वो पाटलिपुत्र शहर को बसाने का कार्य करता है। पहले जो पाटलिपुत्र था उसका पुराना नाम क्या था, पाटलीग्राम था। क्या था उसका नाम, पाटलीग्राम। लेकिन पाटलीग्राम शहर में अपने पिता से उस समय बहुत सारे रुपए लेकर के क्या करता है, पाटलीग्राम को समृद्ध करने का काम कौन करता है, उदयन। और उदयन जो है पाटलीग्राम से इस शहर का नाम क्या कर देता है, पाटलिपुत्र कर देता है। क्लियर है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और पाटलिपुत्र से पटना कौन करता है, तो पाटलिपुत्र से पटना ये जो नामकरण है करने का काम करते हैं शेरशाह सूरी, जो कि सूर्यवंश के संस्थापक थे। क्लियर है। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिंबिसार। उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगीर लिखा रहे, या फिर गिरि ब्रज लिखा रहे, या फिर राजगृह लिखा रहे। राजगृह अगर कुछ भी लिखा रहे तो भी तीनों का आंसर क्या होगा, तीनों ही उत्तर क्या होगा, सही होगा। या फिर राजगीर लिखा रहे तो बिंबिसार के शासनकाल में मगध की जो राजधानी थी वह क्या थी, आपका राजगृह थी, यानी कि राजगीर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3
क्या लिखा हुआ है कि मगध के किस शासक ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था? तो हस्तांतरित करने का जो काम है वह किया था किसने? उदाइन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ प्रश्न क्या पूछा है कि मगध के किस शासक ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, मतलब बदल दिया था। लेकिन यहाँ पे जो पाटलिपुत्र को जो है सबसे पहले अपनी जो राजधानी बनाने का जो काम किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरी ऑफिशियली पूरी तरह से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी वह घोषित किया था, लेकिन बदलने का काम राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र कौन डिसाइड किया था, स्थानांतरित करने का काम कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदाइन ने किया था। क्लियर है, क्योंकि उदाइन ने ही जो है पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो बिंबिसार का संबंध आपका हर्यक वंश से था। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगर मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर लिखूं तो पहला कौन सा वंश था? पहला वंश के बारे में अगर बात करूं तो वह था आपका हर्यक वंश। उसके बाद कौन सा आया? शिशुनाग वंश। उसके बाद आया आपका नंद वंश। उसके बाद आया मौर्य वंश। उसके बाद आया शुंग वंश। शुंग के बाद आया आपका कर्णव वंश। उसके बाद आया आपका सातवाहन वंश। तो इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 7 राजवंश है जिसका संबंध किससे है? मगध एम्पायर से। हर एक वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक तो ये खुद ही था, शिशुनाग। क्लियर है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, और एक जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका संबंध गुप्त डायनेस्टी से है, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे शुंग वंश का संबंध किससे? तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या इसके संस्थापक थे? पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव जो थे वो कर्ण वंश के संस्थापक थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपके सिमुक। और इसके जो महाप्रतापी जो राजा होते हैं उनका नाम क्या रहता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्लियर है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह स्वयं शिशुनाग था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न है नंबर 8 कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और इसी धनानंद की हत्या यानी कि पूरी तरह से नंद वंश का खात्मा करने का काम कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसमें इसकी मदद कौन करते हैं? तो वो चाणक्य करते हैं, क्योंकि चाणक्य ही जो है वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं। और चाणक्य का ही आपसे अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? चाणक्य का वास्तविक नाम। अच्छे से समझिएगा, चाणक्य का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछें, चाणक्य का वास्तविक नाम पूछे तो इसका आंसर आप लिखेंगे विष्णुगुप्त। लेकिन इसको छोड़ करके भी इनका और एक नाम था, वह था आपका कौटिल्य। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जिन्होंने एक किताब लिखा उस किताब का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। जिसका संबंध किससे था? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध आपका एडमिनिस्ट्रेशन से था। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या किस चीज से था? तो वह था आपका प्रशासन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बात किया गया है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था धनानंद। अगला प्रश्न है नंबर 9 क्या है कि मगध शक्तिशाली हुआ इसकी उपजाऊ भूमि और किसके वजह से? तो वहां पे लौ अयस्क की वजह से, यानी कि आयरन और बहुत अधिक मात्रा में उस समय पाई जाती थी मगध साम्राज्य में, जिसके यही कारण है कि जो मगध जो है उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि वज्जित संघ को किसने हराया था? तो वज्जित संघ को हराने का जो काम है वो किसने किया था? तो वह किया था आपका अजातशत्रु ने। 12 साल लगे थे इसको पूरी तरह से वज्जित संघ को अपने में मिलाने में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस शासक ने महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाली मशीन का प्रयोग किया था? जो कि आपका यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाली मशीन, इसी का उपयोग किया गया था आपका बाहुबली पिक्चर में। इस चीज को दिखाया गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न है मगध वंश से, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले युद्ध में प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वह था आपका अजातशत्रु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिएगा। अजातशत्रु ने क्या किया था? इसका उपयोग किया था। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 12 कि शिशुनाग काल में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो शिशुनाग काल में इसकी जो राजधानी है वो स्थानांतरित करके वैशाली कर दी गई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अच्छे से समझिएगा कि टोटल पहला जो मगध की जो राजधानी थी वह क्या थी? आपका राजगीर थी, ठीक है, राजगीर। उसके बाद इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र की गई, पाटलिपुत्र की गई। उसके बाद फिर इसकी राजधानी को चेंज करके फिर वैशाली कर दी गई। किसके शासनकाल में? तो वो शिशुनाग के शासनकाल में। फिर शिशुनाग के ही पुत्र थे जो काला अशोक, उन्होंने क्या किया? वैशाली से हटा करके फिर से इसकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र कर दी, और तब से लेकर अभी तक इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही रही, और वर्तमान में जो बिहार की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र ही है, यानी कि पटना का ही प्राचीन नाम क्या है? आपका पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि शिशुनाग काल में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो उसे वैशाली स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि काला अशोक किस वंश से संबंध था? तो काला अशोक जो था वो शिशुनाग का ही क्या था? पुत्र था। तो शिशुनाग का पुत्र था, तो शिशुनाग का पुत्र था और शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो काला अशोक का संबंध किससे होगा? तो काला अशोक का संबंध किससे था? तो यह शिशुनाग वंश से था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में जो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था? तो वह अजात शत्रु ने करवाया था। दूसरा काला अशोका ने करवाया था। तीसरा किसने कराया था? इसका ट्रिक क्या था? एके, यानी कि तीसरा किसने कराया था? अशोका ने करवाया था। और उसके बाद चौथा जो है किसने करवाया? तो वह कनिष्क ने करवाया था। ये तीन जो है, तीनों ने जो करवाया था, तीनों का संबंध किससे है? बिहार से है, बिहार से है। कहने का मतलब ये कि जो अजातशत्रु ने जो करवाया था वो कहाँ करवाया था? तो अजातशत्रु ने जो करवाया था वो करवाया था आपका राजगीर में। काला अशोक ने कहाँ करवाया था? तो इन्होंने कराया था आपका वैशाली में। और उसके बाद अशोका ने कहाँ कराया था? तो ये करवाया था पाटलिपुत्र में। और कनिष्क ने कहाँ कराया था? तो कनिष्क ने कराया था आपका कुंडल वन में। तो इस तरह से ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है कि जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो काला अशोक के द्वारा कराया गया था वैशाली में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बात किया गया है? 15 में बात किया गया कि नंदों को किसने पराजित किया गया था? तो नंद को पराजित करने का काम किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि मेगास्थनीज मगध के किस शासक के दरबार में आया था? तो ये मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यही मेगास्थनीज आगे चल करके एक बुक लिखता है जिसका नाम क्या रहता है? आपका इंडिका। तो इंडिका जो है जिसे भारत का दर्पण भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भारत को उस काल में, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब उस समय रह रहा था, उस काल को अगर समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिका पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको उस काल के समृद्ध भारत की पूरी रूपरेखा को वहां पे पूरी तरह से दर्शाया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित था? यानी कि वर्तमान जो पटना जो है वह किस नदी के तट पर है? तो वह है आपका गंगा नदी के तट पर। और गंगा की जो टोटल जो लंबाई है, गंगा की जो भारत में पूरी लंबाई है वो कितनी है? 25 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें कि बिहार में यह कितना किलोमीटर बहती है, तो बिहार में यह टोटल 445 किलोमीटर बहती है। और यहाँ हम बात करें पाटलिपुत्र में, तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में इसकी टोटल जो लंबाई हो जाती है वह 99 किलोमीटर होती है, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है आपका बिहार में। क्लियर है? और टोटल कितने जिलों से होकर के गुजरती है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो बिहार में यह टोटल 12 जिलों से होकर के गुजरती है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूरा इतिहास आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य प्रमुखता पर पहुंचा किस काल में? मतलब कि अपने चरम पर। कहने का मतलब यह है कि मगध जो साम्राज्य है फर्श से अर्श पर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कब हो गया? किस शताब्दी में वो सबसे अधिक जो है समृद्ध हुआ? तो वो आपका समृद्ध हुआ 6 से लेकर 4 सेंचुरी। कहने का मतलब है 6ठी से लेकर 4थी शताब्दी में वह अपने पूरे चरम शिखर पर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि मगध के किस शासक ने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था? तो कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था बिंबिसार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। और बदले में उसे क्या मिला था? तो बदले में उसे दहेज में, उस समय दहेज में पूरा काशी मिला था। कौशल से शादी करने के बाद, कौशल की राजकुमारी से शादी करने के बाद कौशला से पूरे दहेज में बिंबिसार को क्या मिल गया? काशी मिल गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि नालंदा विश्वविद्यालय मगध
में किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो किस वंश बात किया गया यहाँ पे? मगध में किस वंश द्वारा? तो मगध में किस वंश द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश जो है इसका भी संबंध कहीं न कहीं मगध डायनेस्टी से है, मगध वंश से है, क्योंकि मगध में दो धर्म जो है काफी ज्यादा प्रचलित था, वह है आपका जैनिज्म और दूसरा है आपका बुद्धिज्म। तो वहीं अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय मगध में किस वंश से संबंधित था, तो वह इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने इसको क्या किया था? तो टोटल 3 राजा हुए जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो सबसे पहले अगर इसका संस्थापक पूछे आपसे तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त वन। उसके बाद दूसरे राजा कौन थे? तो दूसरे राजा थे आपके हर्षवर्धन, और तीसरे राजा थे आपके देवपाल। तो ये 3 राजा का संबंध किससे? इसके स्थापना से है, किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मगध की उन्नति में उसकी भौगोलिक स्थिति किसके समीप होने से सहायक हुई? तो यह आपके किसकी वजह से सहायक हुई? क्योंकि वहां पे नदियां थी और लौह खदान था, जिसकी वजह से मगध जो है काफी ज्यादा समृद्ध हो सका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में बात किया गया है कि किसे सभी क्षत्रियों का संहारक, कहने का मतलब है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास कहा जाता था। तो यह कहा जाता था आपको महापद्म नंद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वक्ष त्रांतक, सभी क्षत्रियों का संहारक किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था महापद्म नंद को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों को हटाने में किसने सहायता की थी? तो इसे हटाने में किसने सहायता की थी? तो चाणक्य ने सहायता की थी। कि चाणक्य बदला लेना चाहते थे, क्योंकि धनानंद उस समय जब नंद वंश का जब अंतिम शासक था, तो वहां पे जब अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने जब हमला बोलने की जब तैयारी कर रही थी, तो यही बात को बताने के लिए चाणक्य धनानंद के पास जाते हैं। तो धनानंद अपने घमंड में इस तरह से चूर रहता है, कहता है कि एक साधारण सा ब्राह्मण मुझे बताएगा कि मुझे अपने साम्राज्य की किस तरह से रक्षा करनी है। ऐसे कहते हुए धनानंद जो है चाणक्य का बहुत ज्यादा अपमान करता है, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य जो है क्या करते हैं? एक नए वंश को गढ़ते हैं जिसका नाम रहता है मौर्य वंश, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से वो पूरे नंद वंश को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों को हटाने में किसने सहायता की? तो वो चाणक्य ने सहायता की, क्योंकि चाणक्य अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहते थे। क्लियर है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मगध का उदय किस पर नियंत्रण के कारण भी हुआ? तो उत्तरी व्यापार मार्ग पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्दर्न ट्रेड रूट्स पे उन्होंने क्या था? उसका पूरी तरह से आधिपत्य होने की वजह से, जिसके वजह से मगध का जो उदय है वह इसके कारण हुआ। वह क्या था? आपका उत्तरी व्यापार मार्ग पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी के बारे में अगर बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राजगृह। दूसरी राजधानी बात करें तो वो पाटलिपुत्र, तीसरी राजधानी वैशाली, फिर उसके बाद जो है फिर से वैशाली से पूरी तरह से पाटलिपुत्र कर दिया गया, और पाटलिपुत्र से जो पटना जो करने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो वह करता है शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरे मगध काल का जो इतिहास था, जिसमें हम लोग 7 राजवंशों के साथ साथ गुप्त वंश को भी देखना है, जिसका संबंध नालंदा विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, उसे भी हम लोग देखेंगे। और इसमें जो मगध वंश का जो संबंध था, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किन 2 धर्मों से संबंधित था? तो इसका संबंध जैनिज्म से था और बुद्धिज्म से भी था, यानी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों से था। और इसके फॉलोवर इनके तमाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंबिसार भी थे, अजातशत्रु भी थे। अजातशत्रु क्या करता है? पहले शुरू में तो जैन धर्म को अपनाता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है? जैन धर्म से बौद्ध धर्म में चला जाता है। और यही वजह है कि प्रथम जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाने का जो दायित्व संभालने का काम करता है वह अजातशत्रु करता है, जो कि 483 BC में वह इसकी स्थापना यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना करवाता है। तो इस तरह से ये पूरा मगध वंश का क्या था? पूरी तरह से इतिहास था। मगध वंश में अगर शासक के बारे में बात करें तो मगध वंश का अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आंसर आप क्या कीजिएगा? बिंबिसार। मुझे उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिंबिसार और बिंदुसार में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, वहीं बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोका था। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।